खोए हुए का लम्स। दूर दराज पहाड़ों के इलाकों के गांव की धूप इतनी नरम थी कि सुबह के वक्त हर चीज में सोने जैसी चमक आ जाती। मट्टी की वो खुशबू, बांध कर रखी लकड़ियों की लकीरें और छोटे छोटे आवारा बादल जो पहाड़ के दामन पर बैठे रहते थे, सब कुछ आसिफ के लिए किसी पुरानी दुकान की तरह जान पहचान सा था। उसकी याद में घर था, मगर वो घर उसके सामने न था। आसिफ बचपन में किसी हादसे या बसंत की जलूस में कुछ यूं खो गया था कि उसकी वजूद शनाख्त में एक खलार आ गया। गांव के लोग उससे मोहब्बत करते, मगर हकीकी रिश्ता उसके साथ बंधा हुआ न था। वो सुबह सवेरे उठकर बकरियां चौपाता, खेतों में काम करता, शाम को किसी पड़ोसी के यहाँ मजदूरी करके गुजारा करता, मगर वही अंदर का सन्नाटा, वही एक खाली जगह जिसे छुपा कर वो हंसने की कोशिश करता। शहर की तरफ आने का फैसला उसी भूख और जरूरत की हालत में हुआ। रोटी कमाने किसी नायाब काम का हाथ मिल जाए तो जिंदगी बदल जाए। उसे मालूम था कि शहर में उसका मिलन किसी सख्त लोग वाले इंसान से होगा, एक ऐसा शख्स जो कानून की ड्रोन में बजाय बेरहम था, मगर अंदर से एक टूटा हुआ बाप था। इंस्पेक्टर एहसन की जिंदगी भी किसी सूफियाना करब से कम न थी। शहर के शोर में उसकी तन्हाई को लोग गलत समझते। वो सख्ती से बात करता, मगर उसकी रातें वहीं कुटन से गुजरती जहां उसने 20 साल पहले अपने बेटे को खो दिया था। हर रात वो बस एक ही तस्वीर दोहराया करता, बच्चा खो गया, लाश न मिली, खोज का कोई सुराग न मिला। उस गम ने उसे मजबूत और अकड़ दोनों बना दिया। लोगों ने उसकी सख्ती को इखलाक समझा और उसकी अंदर की दर्द को नजरअंदाज कर दिया, मगर हर बार जब वो किसी बच्चे को देखता, किसी के लहजे में वही ठंडी सी आवाज महसूस करता, तो दिल की तह लर्ज उठती। उसी शहर के एक रश वाले दिन आसिफ एक मामूली तनाजे की वजह से पकड़ा गया। वो महज गवाह था, मगर हजूम की जेद में आकर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। थाने की चमकती सीढ़ियों, नीले रंग की रोशनी और सनसनाहट में वो पहली बार इंस्पेक्टर एहसन के सामने आया। एहसन ने पहली नजर में उसे मामूली सा समझकर सख्त सवालात किए, मगर आसिफ की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो एहसन की पुरानी यादों की तरफ खींचती थी। वो महसूस करने लगा कि जैसे कोई दराज लकड़ी के ऊपर लगे हुए निशान की तरह उसे जान पहचान रही है, मगर अकल उसे ऐसे ख्यालात से रोक रही थी। वो एक बड़े अफसर थे, सबूत चाहिए होते थे, जज्बात नहीं। आसिफ ने अपनी सादा और बेसाख्ता कहानी बताई। गाँव से आया हूँ, काम तलाश कर रहा हूँ, किसी झगड़े में फंस गया, मगर खुद बेगुनाह हूँ। एहसन के अंदर एक अजीब कश्मकश खड़ी हो गई। कभी उसे लड़के की बात पर रहम आता, कभी कानून की पुकार जोर से गूंजती। और इसी कश्मकश के दरमियान आसिफ ने ताने के एक कोने में रुक कर देखा कि एहसन की आंखों में बार बार उनकी बाजू पर पड़ते निशान की तरफ जा रहे हैं, जो कभी किसी कमाल की शक्ल में नहीं था, बस एक छोटा सा धब्बा, एक कदीम निशान, जैसे बचपन के दिनों में किसी हादसे की वजह से बन गया हो। एहसन की आंखों में वही चमक लौट आई जो उसके बेटे को खोने के बाद कभी नहीं गई थी, मगर वो फौरन अपने आप को कहना चाहता था कि यह महज एक इत्तेफाक है। दिन गुजरे। आसिफ थाने के करीब ही किसी वर्कशॉप में काम करने लगा। एहसन जब वक्त मिला तो थाने के कमरे में आसिफ के बारे में फाइलें खींचता, उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करता। चंद बार महज खुद को पुरसुकून करने के लिए उसके सामने चाय रख दिया। ये छोटी चीजें आसिफ के लिए हैरत का बायस थी, क्योंकि उसने कभी किसी पुलिस वाले को इस तरह नरम नहीं देखा था। गांव और शहर के इस मिलाप ने नाजरीन के जहन में पहली पेचीदगी डाल दी। कहानी ऐसी जाहिर हो रही थी कि शायद दो नौजवान आदमी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, कोई रूमानी मोड़ या जज्बाती बंधन बन रहा है, मगर हकीकत उससे कहीं पुरानी और वसी थी। एहसन की पुरानी तलाश ने उसे आसिफ की सादगी में वही बच्चा देखा जो बरसों पहले उसकी जिंदगी से छिन गया था। फिर भी उसने खुद को डांट दिया कि अभी सबूत दरकार है। वो पुरानी फोटो एल्बम खोकर बैठ गया, दीवार के पीछे रखे खिलौने को उठाया। बचपन की एक तस्वीर, वही जो उसने बरसों से एक फ्रेम में बंद रखी थी, और दिल ने जोर से कहा शायद ये वही है। उस सुलगते हुए इम्कान के एहसन को घेर लिया, मगर वो अवामी इंसान था। इल्ज़ाम लगाना आसान था, मगर सच साबित करना मुश्किल। दूसरी तरफ आसिफ ने भी महसूस किया कि एहसन का रवैया बाज़ औक़ात बेवजह मेहरबान होता है। कभी किसी के नुकसान पर खुद गमगीन हो जाता, कभी उसे खुराक दिलवा देता, और आसिफ की सादगी इस मेहरबान को देखकर मतलब नहीं लेने देती। वो सिर्फ एक इंसान की रखी हुई हसरत समझते और दिल से शुक्र अदा करता। शहर की रोशनियों में ये छोटी छोटी मुलाकातें और नॉर्मल गुफ्तगू नाजरीन को ये सोचने पर मजबूर करती कि शायद एक आम सा लड़का और सख्त पुलिस अफसर के दरमियान एक खास रिश्ता परवान चल रहा है। लेकिन कहानी अपने अंदर खुफिया राज छुपा कर रखती थी, वो राज जिसकी सुर्खी बड़ी धीरे से उभर रही थी। एक बचपन का निशान, एक महज नज़र,
ایک خالی جگہ جو دونوں کی زندگی کو کسی پراسرار دھاگے سے باندھ رہا تھا۔ جیسے ہی دن رات میں بدلتے رہے، احسن نے اپنے اندر ایک فیصلے کا آغاز کیا۔ وہ مزید تحقیق کرے گا، مگر انسانی وقار کے دائرے میں رہے گا۔ وہ آصف کو بے وجہ تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ اسی سوچ نے اسے دبایا، مگر دل کی آواز مضبوط تھی۔ اس نے چند روز کے لیے آصف کے بارے میں خاموشی سے پرانے ریکارڈ نکال لیے، ایک NGO کے فولڈرز میں چھپی ہوئی پہلی رپورٹیں، مارچ کے مہینے میں اسٹیشن کے قریب ملنے والے ایک بچے کی دستاویزات، اور وہی نام جو ستم ظرفی سے دوبارہ سامنے آیا، آصف۔ کیس کے اختتام تک دونوں کا کردار ایک ہی تصویر کے مختلف زاویوں سے بن چکے تھے، ایک عام لڑکا، ایک سخت افسر، اور ان کے دلوں میں ایک وہم جو شاید سچ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین کو یوں محسوس ہوتا کہ آگے کچھ نیا، غیر متوقع اور دل چھو لینے والا سامنے آئے گا، مگر اصل انکشاف کی کلید ابھی اپنی جگہ پر خاموش پڑی تھی۔ اور جیسی رات آسمان پر پھیلتی، دونوں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر کسی غیر یقینی مستقبل کا سوچتے رہے، ایک ایسا مستقبل جس میں شاید رومانی کہانی کا تاثر گھٹ کر ایک اور قسم کے رشتے کی حقیقت میں بدل جائے گا، ایک خاندانی رشتے کی واپسی جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ شہر کی صبح دھوئیں، ہارنوں اور جلدی میں بھاگنے والوں کے شور کے ساتھ شروع ہوتی تھی، مگر اس صبح آصف کو یوں محسوس ہوا جیسے ہوا میں کوئی بے نام سی بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کل رات تک دیر تک سوچتا رہا کہ آخر کیوں انسپکٹر احسن بعض اوقات اس پر اتنی غیر ضروری مہربانی کر دیتا ہے۔ کبھی تو وہ اسے ڈانٹ دیتا، کبھی اسے ایک عام شہری سمجھ کر نظر انداز کرتا، مگر کبھی دل کے اندر کی نرمی اس کے لہجے سے جھلک پڑتی، اور آصف جیسے سادہ مزاج لڑکے لیے یہ سمجھنا دشوار تھا کہ ایک پولیس افیسر آخر اس سے کیوں اتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ ورکشاپ کی مشینوں کی آواز ابھی پوری طرح شروع بھی نہ ہوئی کہ احسن تھانے سے سیدھا آصف کی طرف آ پہنچا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا، مگر آنکھوں میں وہی فکر تھی جو باپ اپنے بچے کے بارے میں کرتا ہے، مگر احسن اس کے احساس کو خود بھی ماننے سے کترا رہا تھا۔ وہ آصف کے قریب آیا، تھوڑی دیر تک بات کیے بغیر اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی پرانی تصویر ذہن میں کسی موجودہ منظر سے ٹکرا جائے۔ پھر وہ بے روحی سے بولا، کیسے ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آصف نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، سب ٹھیک ہے، مگر یہ دونوں جانتے تھے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ ایک کے دل میں سوال تھے اور دوسری کی طرف ایک بھرپور شک تھا جو روز نئی جڑیں نکال رہا تھا۔ اسی دوران ورکشاپ کے مالک نے بتایا کہ شہر میں کچھ چوریاں ہو رہی ہیں اور پولیس نے کئی نوجوانوں کی پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے۔ آصف فوراً گھبرا گیا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ آ جائے، کیونکہ شہر میں نہ وہ جان پہچان رکھتا تھا، نہ کوئی ٹھکانہ۔ اس جگہ نوکری بھی احسن کے اصرار پر ملی تھی، ورنہ شہر میں ایک گاؤں کا لڑکا کہاں آسانی سے جگہ پاتا۔ احسن نے فوراً اسے تسلی دی کہ میں ہوں، مگر تم فکر نہ کرو، مگر اسی لہجے نے کہانی میں اگلا موڑ پیدا کیا، کیونکہ اس وقت وہاں موجود ایک شخص نے ان دونوں کو شک بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ آخر ایک پولیس انسپکٹر کیوں عام کاریگر کے لیے اتنی ٹینشن لیتا ہے۔ چند گھنٹوں بعد اسی آدمی نے محلے میں ایک چمگمیاں شروع کر دی کہ شاید آصف پولیس کا مخبر ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ شاید وہ کسی خاص مشن پر ہے، کچھ اسے احسن کا لاڈلا سمجھنے لگے۔ ان باتوں نے آصف کے دل میں عجیب سی پریشانی پیدا کر دی۔ وہ خود کو محفوظ بھی محسوس کرتا، مگر ساتھ ہی اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ تعلق اس کی زندگی کو مشکل نہ بنا دے۔ شام کے وقت احسن نے آصف کو چائے پر بلایا۔ دونوں ایک چھوٹے اسٹال پر بیٹھے تھے، ارد گرد شور تھا، مگر اس کے درمیان ایک خاموشی ٹکی رہی۔ احسن کافی دیر تک کچھ بول نہ سکا، پھر آہستہ سے پوچھا، آصف، تمہیں اپنے بچپن کی کچھ یاد ہے؟ کوئی پرانا نام، گھر والوں کی تصویر؟ یہ سوال اتنا غیر معمولی تھا کہ آصف لمحوں کے لیے پتھر بن گیا۔ اسے پورا بچپن ایک دھند کی طرح یاد تھا، اسے چند دھندلے چہرے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی اور ایک حادثہ جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسے اپنے اصل گھر، اصل ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی واضح یاد نہیں تھا۔ اسی لمحے اس نے پہلی بار سوچا کہ شاید احسن اسے کسی کھوئے ہوئے بچے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر دل نے فوراً اسے جھٹک دیا کہ ایک پولیس والا آخر کیوں اس کے بارے میں اتنی تحقیق کرے گا۔ مگر احسن کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ یہ ایک محض اتفاق ہے۔ وہ چائے کے کپ کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولا، کل اجنبی بھی کبھی کبھار سب سے زیادہ اپنوں جیسے لگتے ہیں۔ آصف نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب سر؟ مگر احسن نے بات بدل دی، شاید وہ خود بھی اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ رات کو آصف جب اپنے چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں پہنچا تو بار بار احسن کے سوال ذہن میں گونجتے رہے۔
बचपन, पुरानी यादें, घर, वो सारी बातें जिन्हें वो बरसों से दिल के किसी खामोश गोशे में दफन कर चुका था। मगर आज वो सब जाग रही थी, जैसे कोई भुला हुआ दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ एहसान थाने के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठा बेचैन था। एहसान ने मेज पर पड़े एक बुसीदा फाइल उठाई जिस पर ब्लैक मार्कर से लिखा था मिसिंग चाइल्ड केस 17। आसिफ की सांस रुक सी गई। ऐसा ने बगैर कुछ कहे फाइल खोली और इसमें से एक तस्वीर निकाली। 5 साल बच्चा, पूरे बाल, मासूम चेहरा, बाजू पर छोटा सा निशान। आसिफ ने तस्वीर पकड़ी और धीरे से कहा, ये कौन है? एहसान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ते से बोला, ये मेरा बेटा था जो 20 साल पहले गुम हो गया था। आसिफ ने तस्वीर दोबारा देखी। उसका दिल अजीब सी कैफियत में डूब गया, जैसे तस्वीर उससे बातें कर रही हो, जैसे कहीं दूर उस चेहरे में वो अपनी झलक देख रहा हो। मगर वो मानने को तैयार नहीं था। उसने तस्वीर वापस दे दी और कहा, सर मैं समझ नहीं रहा कि आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। एहसान ने तस्वीर मेज पर रखी और आसिफ की तरफ मुड़कर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर अजीब तरह टूट जाता हूँ। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारे अंदर में मुझे अपने बेटे की खुशबू आती है। मगर ऐसा भी मुमकिन है कि मैं जज्बात में आकर गलत सोच रहा हूँ। उसकी आवाज़ टूट रही थी, जैसे दरख्वास्त कर रहा हो कि आसिफ उसकी उम्मीद को झूठा न कहे। आसिफ के दिल में पहली बार उसके लिए एक अजीब सा रिश्ते जैसा एहसास हुआ, मगर उसे फौरन अपने ख्याल पर शर्मिंदगी हुई कि वो क्यों एक पुलिस वाले के दुख से यूं जुड़ रहा है। सर मैं तो बस एक आम सा लड़का हूँ, मुझे अपने बचपन की कुछ याद नहीं। लेकिन वो बोलते बोलते रुक गया। उसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। सर वो रिपोर्ट, वो जो आपने मंगवाई थी, मिल गई है। एहसान ने फौरन फाइल उसके हाथ से ले ली। उसके चेहरे पर बेचैनी और खौफ का अजीब सा मिलाप था। उसने कांस्टेबल को बाहर भेज दिया और फाइल खोलकर तेजी से सवार पलटने लगा। आसिफ धड़कते दिल के साथ खड़ा रहा। फिर अचानक एहसान की उंगली एक पेज पर रुक गई थी। उसकी आंखें फैल गई, जैसे उसने कोई ऐसा राज देख लिया हो जिसने उसका अंदर हिला दिया हो। आसिफ ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? मगर एहसान खामोश रहा, जैसे जबान बोलने से इनकार कर गई हो। चंद लम्हों बाद उसने फाइल बंद की, गहरी सांस ली और कहा, आसिफ कुछ चीज़ों का यकीन करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं और मुझे शायद वो मिल गया है। आसिफ की टांगों में जैसे जान न रही हो। उसे लगा कि शायद उसका माजी उसके सामने आने वाला है, मगर वो इतना डरा रहा था कि सच सुनना नहीं चाहता था। ऐसा ने नरमी से कहा, आज तुम अपने कमरे ना जाना, मेरे साथ चलो, मेरे घर। आसिफ चौंक गया। सर मैं कैसे? ऐसा ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, इसलिए कि आज रात मैं तुम्हें वो सब बताना चाहता हूँ जो बरसों से मेरे दिल में बंद था, और शायद तुम्हें भी अपने बारे में कुछ जानने को मिले। उस जुमले ने कहानी का पूरा रुख बदल दिया। नाजरीन को लगने लगा कि उन दोनों के दरमियान कोई खास, गहरा, शायद अजीब सा ताल्लुक परवान चढ़ रहा है, मगर असल हकीकत अभी भी पर्दे में थी। एहसान और आसिफ थाने के पिछले दरवाजे से निकले। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। सड़कें सुनसान, फिजा में हल्की नमी, रास्ते में कोई भी ना बोला, लेकिन दोनों के अंदर शदीद तूफान उठ रहा था। एक को अपने खोए हुए रिश्ते का सुराग मिलने की उम्मीद थी और दूसरे को अपने माजी के खुलने का खौफ। जब वो एहसान के घर पहुंचे तो घर खामोश और उदास सा लगा, जैसे कोई साल से किसी ने वहां कहका ना सुना हो। एहसान ने दरवाज़ा खोला। लाइट ऑन की। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, एक औरत, एक बच्चा, 3 लोगों की फैमिली। आसिफ के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। उसने सारी तस्वीरें देखी, मगर वो फिर भी कुछ कहने की हिम्मत ना कर सका। एहसान ने आहिस्ता से कहा, बैठो, मेरे पास तुम्हारे दिखाने के लिए आखिरी चीज़ है जो शायद सब कुछ बदल दे। आसिफ की सांस अटक गई, जैसे अगला लम्हा उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। जैसे ही आसिफ एहसान के घर में बैठा, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। एहसान एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास गया और वहाँ से एक छोटा सा डब्बा निकाल कर आसिफ के सामने रख दिया। डब्बे में सिर्फ एक चीज़ थी, एक पुरानी मट्टी लगी बच्चों की लकड़ी की गाड़ी जो 20 साल पहले उसके बेटे के हाथ में थी। उसके लौने के नीचे एक छोटा सा नाम खुनिंदा हुआ था, आयान। एहसान ने धीमे लहजे में कहा, यह मेरे बेटे का नाम था और कल तुम्हारे बाजू पर जो निशान मैंने देखा वो भी इसी का था। आसिफ का रंग उड़ गया। वो चेयर से उठने की कोशिश करते करते रुक गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, सर आप कहना क्या चाहते हैं? एहसान की आंखों में आंसू थे और बोला, आसिफ नहीं, तुम्हारा नाम असल में आयान है, तुम मेरे गुमशुदा बेटे हो। यह सुनती ही आसिफ के कदम जैसे लड़खड़ा गए। उसने अपने अंदर बरसों से दबी हुई खाली जगह को पहली बार बढ़ता हुआ महसूस किया। वो तस्वीर, वो फाइल, जो वो निशान, सब कुछ एक लम्हे में जुड़ गया। एहसान आगे बढ़ा और आसिफ को सीने से लगा लिया।
जैसे बरसों की टूटती हुई उम्मीद एक झटके में लौट आई हो। आसिफ की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। उसे लगा कि वो जिंदगी भर एक घर, एक शनाख्त, एक मोहब्बत की तलाश में भटकता रहा और आज अचानक उसे मिल गया है। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे, सिर्फ आंसू बहते रहे, बाप कभी बेटे कभी। अचानक आसिफ ने रदी हुई आवाज में कहा, अब मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा बाबा। एहसन के लिए ये अल्फाज दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थे। उसने आसिफ का हाथ मजबूती से थामा और मैं भी अब तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। यूं कहानी का वो रास्ता जो शुरू में कुछ और लग रहा था, असल में एक गुमशुदा रिश्ते की तकमील थी। एक बाप को उसका बेटा मिल गया और एक बेटे को उसकी असल पहचान। यूं कहानी वही खत्म हुई जहां उसे हमेशा पहुंचना था, जुदाई के बाद मुलाकात। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।